नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी में। हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी इतिहास क्लास 4। इससे पहले की क्लासेस यदि आपने नहीं देखी हैं इसमें जाके देख सकते हो। साथ ही हम रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें आदिकाल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जो 4 प्रकरण हैं आदिकाल के पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग देखते रहिए। आगामी सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से प्रश्न निरंतर पूछे जाते हैं। साथ ही आप सभी को क्लासेस का टाइमिंग बता दूं, आज डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी इतिहास आया है। कल जो यूजीसी नेट जेआरएफ में कहानियां लगी हैं तो कहानी की क्लास आएगी। अगले दिन रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, ठीक है, भक्ति काल स्टार्ट होगा। ये कहानी जो है इसके साथ साथ हम निबंध भी चलाने वाले हैं जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्लास हिंदी की हो गई। साथ ही आपको क्लास मिलेगी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट शाम 7 बजे लाइव क्लास, और साथ में रिकॉर्डिंग मैथ और डीआई की रिकॉर्डिंग क्लासेस आ रही हैं। रात्रि 9 बजे आपको हिंदी पीवाईएमसी की मॉक टेस्ट आल जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए, ठीक है। तो ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से। हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे हुआ और जो डॉक्टर नगेंद्र है इन्होंने क्या इसमें वर्णन किया है और हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है वो हम पढ़ने वाले हैं। साथियों में एक बार आपको और बता देती हूँ, यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि आप हमारा पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पेपर फर्स्ट पे ज्यादा फोकस करा रही हूँ और पेपर फर्स्ट ही मैं जो है कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पूरा फोकस हमारा पेपर फर्स्ट पे है। ये क्लासेस एक्स्ट्रा आ रही हैं हिंदी साहित्य की, क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट हिंदी साहित्य, इसलिए, ठीक है। तो जो विद्यार्थी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट ज्वाइन करेंगे हमारा प्राइवेट क्लास, उनको हिंदी साहित्य बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस उनका रिवीजन कराया जाएगा। ये उनके लिए बेनिफिट है। तो इच्छुक अभ्यर्थी कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आप जून 2025 एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, हिंदी साहित्य का आरंभ। हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा है। इस भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ है। कोई भी जनभाषा अपने प्रभाव की अक्षुण्णता में सदा एक रूप नहीं रह सकती। स्थान और काल के भेद में उसमें रूप भेद भी स्वतः उत्पन्न हो जाता है, किंतु जब तक उन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित रहती है तब तक वे एक ही भाषा का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा ने भी स्थान और काल के भेद से अपनी दीर्घ यात्रा में अनेक रूप धारण किए। मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढावी, मालवी, भीली, खानदेसी, पहाड़ी। इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ी है उसमें इन सभी बोलियों का वर्णन किया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके अनेक रूप भेद पाए जाते हैं, किंतु इन सब में तात्विक समानता विद्यमान है। आजकल इन भाषा रूपों को स्थान भेद से स्मरण किया जाता है, किंतु काल भेद से ही इन रूपों में अंतर है। कुछ शताब्दियों पूर्व का ब्रज या मैथिली का रूप आज यथावत नहीं मिलता, ठीक है, किंतु तात्विक समानता के आधार पर पूर्व काल के वे रूप भी ब्रज या मैथिली रूप ही के माने जाते हैं। मैं यहाँ पे ये चीज क्यों पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे प्रश्न आपके जो असत्य है या सत्य है, ऐसे जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बना रहा है या बनी रही है। अपभ्रंश जो है वो 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही है। कब तक? 15वीं शताब्दी तक। 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर अलग हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे आप विशेष ध्यान देंगे, इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है और कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दिया। जो अपभ्रंश है उसी को पुरानी हिंदी या उत्तर अपभ्रंश कहा गया है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह भाषा हिंदी है, उसे उत्तर
उत्तर अभ्रंश या औहट नाम देना भ्रम उत्पन्न करना है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, और ये प्रश्न अभी जो है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। और राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तर अभ्रंश का जिक्र किया है। तो उन्होंने क्या जिक्र किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तर अभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी की। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे शुक्ल जी के साथ साथ कुछ सहमत होते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अभ्रंश काव्य का विवेचन आदिकाल के भीतर करते हैं। द्विवेदी जी ने अभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, 10वीं से 14वीं भाषा की दृष्टि से अभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। तो एक प्रश्न बना था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अभ्रंश को क्या कहा है, तो उन्होंने भी पुरानी हिंदी ही कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। यहाँ पे क्लियर हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास जी, ये दोनों लोग भी अभ्रंश को पुरानी हिंदी ही मानते हैं। ठीक है, और शुक्ल जी जो है साहित्यिक हिंदी मानते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर आगे आप देखेंगे उत्तर अभ्रंश का हिंदी का ही आरंभिक रूप है। उत्तर अभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। उसके अनुसार अभ्रंश में शब्दों के तत्सम तद्भव रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति थी। तद्भव और तत्सम में किसको कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, तो मैं इस पर क्लास बना दूंगी। ठीक है, चलिए आगे आप बढ़ेंगे तो डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट्ट कहा है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? अवहट्ट कहा है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं और उसे हिंदी साहित्य से निकालकर अभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवहट्ट का नया इतिहास खड़ा करना उचित नहीं है। इस दृष्टि से हिंदी की रचनाओं से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्त संगत है। उनके साहित्य की भाषा अभ्रंश के उत्तर भाषा रूप की सूचना देती है तथा साहित्यिक अभ्रंश से खुलकर विद्रोह कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है, अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। किसको? सिद्ध और नाथ साहित्य को। अतः भाषा के विकास की आरंभिक स्थिति तथा उत्तरवर्ती धार्मिक चेतना के मूल रूप को ध्यान में रखकर इस सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्णतः युक्त संगत है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे, जो है यहाँ पे आरंभिक हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं और जो है विद्यापति का साहित्य इसका प्रमाण है। विद्यापति का जो साहित्य है वो इसका प्रमाण है। एक ही कवि को अभ्रंश का कवि मान लेने के पश्चात उसकी कुछ रचनाओं में प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग देखकर उसे हिंदी का आरंभिक कवि मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि किसी रचनाकार की रचनाओं में प्रारंभिकता दिखती है तो उसे प्रारंभिक रचनाकार मानना कोई जो है मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है व्यर्थ में ही या ऐसे ही प्रथम कवि मानते हैं, है ना। ये है तो विद्यापति का साहित्य इसका प्रमाण है कि इन्होंने प्रारंभिक हिंदी लिखी है। फिर आप आते हैं प्रथम कवि। प्रथम कवि जो है
अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुण्य नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो समय क्या है इनका? 7वीं शताब्दी। पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा कि पुष्य या पुण्य का समय शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी माना है। राहुल जी ने सरहपाद का समय 7वीं शताब्दी माना है, ये आपको ध्यान रखना है। राहुल सक्रात्यायन ने सरहपाद को प्रथम कवि माना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तो वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से भी उनका काव्य हिंदी साहित्य की भक्ति काल का बीजांकुर है। 84 सिद्धों की काव्य चेतना के अनेक तत्व नाथ संप्रदाय की काव्य चेतना में विलीन होकर एक नई प्रेरणा बने और फिर दोनों ने भक्ति काव्य की आधार भूमि तैयार की है। सिद्धों और नाथों ने, सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। और सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हठयोग कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्लवित हुआ है कि सरहपाद के काव्य की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता है। साहित्य का भ्रंश में जो साहित्य विकसित हुआ उस पर सरहपाद का उतना प्रभाव नहीं है जितना नाथ साहित्य और संत साहित्य पर है। एक तीसरा आधार और है जिस पर हम सरहपाद को प्रथम हिंदी कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं और वह है शैली की परंपरा। सरहपाद ने दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में प्रयुक्त की है। पूछा जा सकता है कि सरहपाद ने अपनी जो कविताएं हैं वो किस शैली में लिखी हैं, तो दोहा और पदों की शैली में लिखी हैं। ठीक है। हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है। हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है। पूछा जा सकता है हिंदी मुक्तक काव्य में कौन सा प्रिय छंद रहा है, दोहा सबसे प्रिय छंद माना जाता है। सभी दृष्टियों से सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। ओके, फिर आप आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखेंगे कबीरदास के बारे में लिखा है। कबीरदास से हिंदी साहित्य का आरंभ व्यवहारिक रूप से स्वीकार किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त प्रवृत्ति एक दो विद्वानों ने अभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर यह इच्छा प्रकट की है कि भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाए, किंतु वे भी अपनी इस इच्छा का अनौचित्य समझते रहे और इसी कारण उन रचनाओं का आदिकाल के अंतर्गत विवेचन करने को बाध्य हुए जिन्हें वे अभ्रंश की रचनाएं कहते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है। भारतेश्वर बाहुबली रास, गणपत चंद्र जो है भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तर्क सम्मत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि सरहपाद की भाषा हिंदी का प्रारंभिक रूप है या शालिभद्र सूरी की भाषा। दोनों के उदाहरणों से स्पष्ट स्वतः ही इसका उत्तर मिल जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि सरहपाद की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी के अधिक निकट है। ठीक है, तो ये है सरहपाद की भाषा। यहाँ पे घोर अंधारे चंदमण ये सरहपा की पंक्ति है और पंडित साल सत्य बखाड़े ये भी सरहपा की पंक्ति है और ये परीक्षा में पूछी भी खूब जाती है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर आती है ये शालिभद्र सूरी की पंक्तियां, इन्हें भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम रचना, अब प्रथम कवि देखा। प्रथम रचना जो है हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद की जो रचनाएं मिली वे सभी मुक्तक हैं। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सरहपाद की रचनाएं किस में लिखी गई? मुक्तक काव्य लिखे गए। प्रथम रचना के नाम पर किसी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। महापंडित राहुल सक्रात्यायन ने हिंदी काव्यधारा 1944 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। 1944 में सरहपाद की कुछ रचनाओं का संग्रह किया, उसी के आधार पर उनकी हिंदी रचना का एक अंश यहाँ उद्धृत किया जा सकता है। सरहपा का जहां मन पवन न संचरई रवि ससिना पवेश पंडित साल सत्य बखाड़े, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है ये पंक्तियां, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है आगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि अभ्रंश भाषा के व्याकरण की प्रवृत्तियां भी मिलती हैं तथा हिंदी के रूप की झलक ही अधिक स्पष्ट है। और साथ ही डॉक्टर द्विवेदी ने तत्समता की जिस प्रवृत्ति को हिंदी भाषा का मूल रहस्य माना है वह भी पवन, रवि, वट, चित्त आदि शब्दों में स्पष्ट देखी
जा सकती है। अन्य सिद्ध कवियों ने भी सरहपाद की इस भाषा प्रवृत्ति का अनुकरण किया और राहुल सांकृत्या ने सरहपाद का समय 769 माना है, 769 माना है राहुल सांकृत्या ने। विनय तोष भट्टाचार्य ने 633 बताया है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसी आधार पर लिखते हैं 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। ये रामकुमार वर्मा ने लिखा है। इन रचनाओं के वर्ण विषय हठयोग, मंत्र, मध्य और स्त्री है, जो वज्रयान के मुख्य रूप है। भाषा अपभ्रंश मिश्रित है जिसमें सिद्धांतों के मिश्रण के कारण काव्योत्कर्ष हो नहीं सकता। वस्तुतः डॉक्टर वर्मा ने काव्योत्कर्ष का जो अभाव देखा है वह सिद्धांतों के मिश्रण के कारण तो है ही। इन सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ अपभ्रंश भाषा का मिश्रण भी इसके लिए उत्तरदायी रहा है। अतः आरंभिक रचना की दृष्टि से काव्योत्कर्ष का उतना महत्व नहीं है जितना महत्वपूर्ण बात है काव्य भाषा के रूप में किसी रचना में हिंदी का प्रयोग, और यह प्रयोग सरहपाद की रचनाओं में ही प्रथम बार मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना का निर्धारण करना हो तो सरहपाद आज सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। इसमें सरहपाद की दोहा शैली का विकसित रूप मिला है। श्रावकाचार्य जो है ये दोहा शैली में लिखी गई है और देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। गृहस्थ धर्म उस वर्णन का केंद्र है, अतः इसमें साहित्यिक तत्वों का अभाव नहीं है। इस दृष्टि से ग्रंथ रूप में यह हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है गृहस्थ धर्म इसमें वर्णन किया गया है। जो श्रावकाचार्य है वो श्रावक धर्म का वर्णन किया गया और गृहस्थ धर्म का वर्णन केंद्र है। इसमें साहित्यिक तत्वों का अभाव नहीं है। फिर आप आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी ईस्वी है। ठीक है, 8वीं शताब्दी निश्चित हो जाती है। यह सीमा राहुल सांकृत्यायन के मत पर आधारित है। ग्रियर्सन, शिव सिंह, मिश्रबंधु, गुलेरी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा इससे बहुत दूर तक सहमत हैं। दूसरा पक्ष उन विद्वानों का है जो हिंदी साहित्य का आरंभ इसी ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों से मानते हैं। इन विद्वानों का नेतृत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। उनके मत में मुंज और भोज का समय 993 पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ है और किंतु शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है तथा जिन 12 कृतियों के आधार पर वीर गाथा का नामकरण किया उनमें भी वे अपभ्रंश की 4 कृतियां बतलाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है 12 कृतियों के आधार पर आदिकाल कहा है, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। उसमें से 4 जो है अपभ्रंश की कृतियां बताते हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य के काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार ग्रियर्सन है। काल विभाजन किसने किया है? ग्रियर्सन ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है बताइए कमेंट बॉक्स में। इससे पता चलेगा कितने लोग जो है क्लास को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ रचनाएं ये दी गई हैं। नामकरण की समस्या, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का समय 993 से 1318 तक माना था क्योंकि वे इस कालावधि में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं के माध्यम से आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितनी रचनाओं को अपभ्रंश की संख्या में रखा है। ठीक है, फिर आता है चारण काल, किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल, हाँ इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो चारण काल एक तो ग्रियर्सन ने भी कहा है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। रामकुमार वर्मा ने संधि काल भी कहा है और चारण काल का भी कहा है। ग्रियर्सन ने सिर्फ चारण काल कहा है आदिकाल को। प्रारंभिक काल मिश्रबंधु। अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं ना इस क्वेश्चन को लेकर, जो नए नए विद्यार्थी हैं वो तो उनका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए इस क्लास से। कि प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्रबंधु। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल। आदिकाल 2 लोगों ने कहा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल ने। ठीक है,
संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल जो कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, और वीर गाथा काल तो आपको पता ही है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ग्रियर्सन से पूर्व भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता आदि पे कई व्रत संग्रह लिखे गए हैं। व्रत संग्रह है ये। कौन कौन से व्रत संग्रह हैं? भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये कवि व्रत संग्रह हैं जिनमें काल विभाजन और नामकरण की और कोई दृष्टि नहीं गई थी। आधुनिक काल में फ्रांस के विद्वान गासा दतासी ने इस्तवार, दलाल, इतरेतर, हिंदुस्तानी लिखा, जिसमें हिंदी उर्दू के 738 कवियों का व्रत संग्रहित है। इसमें भी काल विभाजन नामकरण की और कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तासी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा ई स्वराई हिंदी नामक एक इतिहास लिखा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो नोट कर सकते हो आप लोग कि जो है तज़किरा ई स्वराई हिंदी जो है किसने लिखा है? मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है, और जिसमें प्रथम बार कालक्रम का तो ध्यान रखा गया, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई है। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे और यहां देखेंगे कि काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार, काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार, सॉरी ये बीच में छोड़ दिया। यहाँ पे आप देखेंगे पहले कि जो है शिव सिंह सेंगर, जो ठाकुर शिव सिंह ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में प्रस्तुत किया, जिसमें आकार आदि क्रम अपनाया गया है। आकार आदि क्रम किसने अपनाया है? देखिए यहां से प्रश्न बन सकता है तो इसको नोट कर लीजिए। आकार आदि क्रम शिव सिंह सरोज ने अपनाया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन ही है। ठीक है, चारण काल नाम नितांत अनुपयुक्त है। इस काल का समय तो वे 643 तक पीछे ले गए हैं, किंतु उस समय की किसी चारण रचना, चारण प्रवृत्ति की रचना का वे उल्लेख नहीं कर सके। ग्रियर्सन के पश्चात मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद में 643 से 1387 तक के आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है। किसको? 643 से 1387, जो एक सामान्य संज्ञा है, उसके पीछे किसी प्रवृत्ति आदि का आधार नहीं है। उन्होंने अपने विनोद में प्रारंभिक काल के पीछे हिंदी भाषा को अवश्य ध्यान में रखा। इसलिए अध्यायों के अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक हिंदी 643 से 1290, चंद्र पूर्व की हिंदी 643 से 1143, रासो काल 1143 से 1290 ये समय है। ठीक है, और उत्तर आरंभिक हिंदी 1291 से 1387, याद नाम दिए हैं मिस्र बंधु ने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 4 विभाजन किए हैं ना, 4 भागों में लिखा है इन्होंने। मिस्र बंधुओं ने अपना इतिहास जो लिखा है मिस्र बंधु विनोद, वो 4 भागों में लिखा है। पहला भाग पूर्व प्रारंभिक हिंदी, समय ये है। चंद पूर्व की हिंदी, रासो काल और उत्तर आरंभिक काल। प्रश्न ये पूछा जा सकता, भाग पूछे गए हैं, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं, ये भी आप नोट कर लीजिए। मिस्र बंधुओं के इतिहास के पश्चात शुक्ल जी का इतिहास आदिकाल के लिए निम्नांकित आधार पर वीर गाथा काल नाम से लेकर उपस्थित हुआ है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। ये ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 माना गया है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। ठीक है, निसंदेह शुक्ल जी ने जनता की चित्रवृत्तियों के साथ कवि की मनोवृत्तियों के परिवर्तन को आधार बनाकर वीरगाथा काल नाम दिया है। चित्तवृत्ति और मनोवृत्ति। अब यहां से हम देखते हैं कि खुसरो और विद्यापति तक भी वीरगाथा की प्रवृत्ति का विस्तार नहीं हो पाता। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जो है
इनके मत से डॉक्टर श्याम सुंदर ने शुक्ल जी के मत का समर्थन किया। पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के मत का किसने समर्थन किया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने समर्थन किया है। फिर आता है यहाँ पे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल इन दो खंडों में विभाजित कर दिया। प्रथम काल भाषा की ओर संकेत करता है और द्वितीय नाम एक वर्ग का बोध कराता है। ठीक है, संधिकाल भाषा की ओर संकेत करता है और चारणकाल एक वर्ग, जो चारण लोग थे। स्पष्ट है कि ये दोनों नाम मिलकर भी किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाते हैं, अतः नामकरण के संबंध में उनका मत निराधार है। और राहुल जी द्वारा दिया गया सिद्ध सामंत काल नाम केवल दो वर्गों की ओर संकेत करता है। सिद्ध स्वयं रचनाकार थे और जबकि सामंत रचना प्रेरक थे। सिद्ध सामंत ये संयोग भी तर्क सम्मत तो है ही नहीं, साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रचनाओं की भी उपेक्षा करता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया वीरकाल नाम केवल शुक्ल जी के नाम का रूपांतर है, जो नवीनता से चौंकाता तो है परंतु कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत करता। इन्होंने सिर्फ वीरकाल नाम दे दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, वास्तव में आदिकाल ही एक ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। ठीक है, इस काल की आध्यात्मिक श्रृंगारिक वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है और आदिकाल ही सबसे अधिक उपयुक्त एवं व्यापक नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास में आदिकाल को पढ़ा है, जिसमें प्रथम कवि, प्रथम रचनाएं और ये सारी चीजें हमने कंप्लीट की हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।